स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। तो आज जैसे कि आप फिगर को देख के समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की, कैसे ये बना होता है। हम बात करेंगे इसके पर्पस की, इसको हमें क्यों पढ़ना होता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द सेशन। देखिए, आज के सेशन के जो मेन हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ हाइलाइट्स की हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, कैसे बना होता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, किस बेस के ऊपर ये काम करता है। और उसके बाद में जो हमारा सेशन का जो फाइनल टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये सारी चीजें हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिग्निफिकेंस है, जो पर्पस है, ये कुछ ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे। अगर आप ये जो स्क्वायर हमारे पास में बन रहा है, अगर इस स्क्वायर को एक बार के लिए भूल जाए, अगर इस स्क्वायर को हम एक बार के लिए कंसीडर नहीं करें, तब ये क्या बन जाता है, एक नॉर्मल सर्किट की तरह बन जाता है, रेगुलर सर्किट की तरह। रेगुलर सर्किट की तरह कैसे बन जाता है, एक रेगुलर ईएमएफ सोर्स है, एक रेगुलर हमारे पास में यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है। ऑल्सो हमारे पास में जैसे यहाँ पे एक की है, और यहां से जो करंट आई है वो फ्लो करके जा रहा है और वापस भी क्या आ रहा है, करंट आई आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एक रेगुलर सर्किट बन जाता है। ब्रिज कहां बनता है, ब्रिज बनता है जब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टेंसेस को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, किसके फॉर्म में, एक स्क्वायर की साइड्स के ऊपर, ठीक है। यानी कैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, 4 रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड एज द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर के साइड्स के जैसे इनको कंबाइन किया जाता है, और यहां पे कुछ खास चीजें होती है। तो ये तो क्या हो गया कि ऐसा बना होता है, ठीक है, ऐसा बना होता है। बीच में यहां पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर। ध्यान रहेगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। लेट अस से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आरजी है हमारे पास में, ठीक है। आरजी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर लगा, यहाँ पे सेकंड की हमारी लगी हुई है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट की एंड द सेकंड की। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बना लेता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेता है। अब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई यू नीड टू स्टडी व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पर्पस है, जो यूज है, वो क्या होता है, यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। यहां पे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को जब यूज करते हैं, तो जैसे ही हम इसकी बैलेंसिंग कंडीशन पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि इसका जो पर्पस है वो कैसे सेटिस्फाई होता है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, वो बैलेंसिंग कंडीशन के बाद पता चलता है। देखिए, सबसे पहले 1, 2, 3 और 4 जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, इनमें से हमारे पास में जो 3 रेजिस्टेंसेस होते हैं वो तो हमें पता होते हैं। 3 रेजिस्टेंस तो कैसे होते हैं, नॉन होते हैं। लेकिन इसमें एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जो क्या होता है, अननोन होता है हमारे पास में, जिसके बारे में हमको नहीं पता होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास में अननोन होता है, एंड इसी रेजिस्टेंस को ही हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेजिस्टेंस। इस सिस्टम में हम मान लेते हैं कि P हमारे पास में नोन है, Q हमारे पास में नोन है, R भी हमारे पास में नोन है। S को हम ये समझ लेते हैं कि S हमारे पास में कैसा है, अननोन है। हमें ये नहीं पता कि S की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, P, Q और R की वैल्यू चाहिए। तीनों की वैल्यू यूज करके हमें चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस बेस के ऊपर काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, वो बात कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, प्रिंसिपल और बैलेंसिंग कंडीशन जो होती है, चाहे आप बैलेंसिंग कंडीशन कहिए चाहे आप प्रिंसिपल कहिए, ये दोनों सेम ही होती हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, तो इन दोनों केस में जो आंसर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। आपको बैलेंसिंग कंडीशन जो लास्ट में निकल के आएगी, दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और प्रिंसिपल क्यों कहा, प्रिंसिपल इसलिए कहा क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, जितनी भी कैलकुलेशन हम करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उन सभी जगहों पे हम उसी फॉर्मुलेशन का, जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे बैलेंसिंग कंडीशन के बाद में, उसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं कि देखो यहाँ से देखो जो करंट है वो आई आ रहा है यहाँ से, ठीक है। बैटरी ई से हमारे पास में करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी कि जहां पे क्या होता है कि 2 और मोर देन 2, बेसिकली क्या होता है, मोर देन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 2 और मोर देन 2, लेट अस से मोर देन 2 और मोर देन 2 आर्म्स जहां पे क्या होती हो, कनेक्ट होती हो, कनेक्ट, वहां क्या बन जाता है, वहां पे बन जाता है नोड पॉइंट। वहां पे क्या बन जाता है,
नोड पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे नोड पॉइंट कितने, देखो यहाँ पे नोड पॉइंट एक तो ए है, ठीक है, दिस इज ए नोड पॉइंट, ठीक है। बी के ऊपर भी क्या हो रहा है, दो से ज्यादा आर्म्स क्या हो रही है यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये भी क्या बन जाता है, यहाँ पे एक नोड पॉइंट बन जाता है, ये फिर से एक नोड पॉइंट बन गया। सी भी यहाँ पे क्या है, नोड पॉइंट है, और डी भी यहाँ पे क्या है, सिमिलरली क्या है, नोड पॉइंट है। तो हमारे पास में कितने नोड पॉइंट है यहाँ पे, लिटरली हमारे पास में 4 नोड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। कितने नोड पॉइंट है, 4, यानी नोड पॉइंट का नंबर कितना है हमारे पास में, 4 हमारे पास में नोड पॉइंट है, ठीक है। हालांकि हम नोड पॉइंट डिस्कस नहीं करने वाले, ये मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो नोड पॉइंट के ऊपर क्या होता है, देखिए आपने जब भी नोड पॉइंट पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप जानते हैं, तो नोड पॉइंट के ऊपर करंट का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। नोड पॉइंट के ऊपर करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहां तक करंट कितना आ रहा है, यहां तक करंट आ रहा है आई, और यहां आते ही हम मान लेते हैं कि करंट किस में डिवाइड हो गया, यहां पे I1 चला गया और यहां पे कितना चला गया, I2 चला गया, ये हमने माना है। यहां पे करंट कितना आ गया, I1, यहां पे I2। सिमिलरली जो आर्म हमारे पास में क्या है, BC जो हमारे पास में आर्म है, यहां पे हम मान लेते हैं कि करंट आ गया I3, और जो DC या CD जो आर्म रहेगी उसमें हमने करंट क्या मान लिया, I4। ये करंट्स हैं जो क्या हो रहे हैं इसके अंदर, पूरे के अंदर क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, करंट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इन करंट्स की वैल्यूज क्या होंगी, देखो यहाँ पे पॉइंट बी पे आने के बाद में 2 जगह करंट डिवाइड होगा। कितने जगह करंट डिवाइड होगा, 2 जगह डिवाइड होगा। एक तो बी से लेके सी आर्म में जाएगा, दूसरा बी से लेके डी की जो आर्म है, गैल्वेनोमीटर की जो आर्म है, जब ये क्या होगा, ये की क्या होगी, कनेक्टेड होगी। K2 की अगर क्या है, कनेक्टेड है, यहां से अगर हम मान लेते कि ये की क्या है, कनेक्टेड है, तो इन दैट केस क्या होगा, करंट यहां भी जाएगा। और कितना जाएगा, देखो गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, तो हम लिख लेते हैं कि करंट क्या जाएगा, IG जाएगा। इज दैट क्लियर, करंट कितना जाएगा, IG जाएगा। और IG अगर करंट जा रहा है तो I3 किसके इक्वल होगा, देखो किस में से जा रहा है, यहां तक कितना आ रहा था, यहां तक I1 आ रहा था, I1 में से कितना चला गया, IG चला गया, तब क्या बचा है, I3 बचा है। समझ आ रहा है यहां तक, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे करंट कितना आ रहा है, IG आ रहा है, और इस आर्म से करंट कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, I2 आ रहा है इस आर्म से, यहां से। तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो I2 तो आ रहा है पहले से, IG और आ गया, हो गया, ठीक है। ये करंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे भी करंट कितना आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ पे इस आर्म में, और इस आर्म में कितना आ रहा है, I4 आ रहा है, और दोनों जब आगे यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं I पे, तो I पे क्या आ रहा है, फिर I3 प्लस I4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, दोबारा I इज इक्वल टू I3 प्लस I4, और यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब चलिए बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले तो बैलेंसिंग कंडीशन या प्रिंसिपल कब कहेंगे, जब व्हिटस्टोन ब्रिज क्या हो, जो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन है, ये लाइन क्या हो, डिस्कनेक्टेड हो। जब ये लाइन क्या हो, कनेक्टेड हो ही ना, ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है, बैलेंसिंग कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि बैलेंसिंग कंडीशन के लिए ये वाली आर्म क्या हो, अगर यहाँ से ये क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई गैल्वेनोमीटर वाले जो आर्म अगर हो ही नहीं, यानी कि IG की वैल्यू क्या हो, 0 हो, इन दैट केस जो व्हिटस्टोन ब्रिज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में व्हिटस्टोन ब्रिज की कौन सी कंडीशन आएगी, यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन आएगी। सो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये कि IG कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जब IG 0 होगा, यहाँ पे जब क्या होगा, IG 0 होगा, तो आप कुछ रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि I3 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या IG 0 है, तो I3 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से I1 के इक्वल हो जाएगा, एंड I4 विल बी इक्वल्स टू, यहां से फिर IG 0 हो जाएगा, तो I4 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से I2 के इक्वल हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी, बहुत अच्छी बात। अब देखो अगर यहां पे गैल्वेनोमीटर वाले आर्म है नहीं, तो जाहिर सी बात है, देन सॉरी नॉट देन बट ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, यानी यहां बी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वही कहां होना चाहिए, डी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या है कि कोई भी वोल्टेज डिवाइडेशन हो ही नहीं रहा, ठीक है, ना तो बी में से कोई वोल्टेज एडिशनल जा रही, ना ही डी को कोई एडिशनल वोल्टेज मिल रही यहां पे, ठीक है। अगर IG 0 है दोनों तरफ, तो कोई एडिशनल वोल्टेज जैसा चक्कर यहां पे है ही नहीं। यहां से I1 आ रहा है, एज इट इज I1 वहां पे जा रहा है, यहां से I2 आ रहा है, एज इट इज I2 वहां आगे जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए अब इस VB में से, ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करता हूं कि VB में से दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, VB को माइनस कर देता हूं, किस में से, VA में से, यानी कि ये दोनों कैसी वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज है। लेट अस से अगर हमारे पास में क्या है, इधर भी 5 है और इधर भी क्या है, 5 है, ठीक है। अगर मैं क्या लिख दूं, अगर यहां पे मैं 7 - 5 लिख दूं, उधर भी मैं 7 - 5 लिख दूं, तब भी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, तब भी ये दोनों बराबर होंगे। सो अगर मैं लिख दूं, इफ अगर मैं कर दूं VA माइनस VB और इधर मैं लिख दूं VA माइनस VD, अगर इन दोनों को सेम क्वांटिटी में से घटा देंगे तो क्या वैल्यू सेम रहेंगी, क्या वैल्यू सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो VA यहां पे कितना होने वाला है, देखिए VA यहां से VA और B के बीच में कितना होने वाला है, P के ऊपर ड्रॉप होने वाला, कितना ड्रॉप होने वाला है, I1 यहां पे ड्रॉप होने वाला, क्या ड्रॉप होने वाला है, यहां पे
I1 ड्रॉप हो रहा है किसके ऊपर, P के ऊपर। सो VA माइनस VB, इस पूरी आर्म का ड्रॉप कितना है, VA माइनस VB, इन दोनों के पॉइंट के बीच में, A के और B के बीच में P के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है, I1 ड्रॉप हो रहा है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, I1P इज इक्वल्स टू, क्या लिखा, I1P इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, यहां से A और D के बीच में, यानी क्या हो जाएगा, I2R, किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से I2R के बराबर हो जाएगा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, ये हमारी पास में क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऑल्सो ये जो VB और VD बराबर है, जैसे कि मैंने क्या कहा कि मान लेते कि दोनों की वैल्यू क्या थी, अगर 5 थी, अगर मैं 5 - 3 कर दूं दोनों तरफ, या फिर 5 - 2, कोई भी कांस्टेंट नंबर में से माइनस करूं, तब भी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। अगेन वी में राइट, अगेन हम क्या लिख सकते हैं यहां से, अगर मैं लिख दूं VB माइनस VC और इधर मैं लिख दूं VD माइनस VC, ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, VB माइनस VC कर दूं, VD माइनस VC कर दूं, तो VB और VC के बीच में ड्रॉप किसके ऊपर हो रहा है, Q के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, और कितना ड्रॉप हो रहा है, I3 ड्रॉप हो रहा है, और I3 किसके इक्वल है, I1 के इक्वल है। चलिए लिटरली लिखते हैं इसको, यहां से VB माइनस VC कितना हो जाएगा, I3 ड्रॉप हो रहा है किसके ऊपर, Q के ऊपर, और यहां से क्या ड्रॉप हो रहा है, I4 ड्रॉप हो रहा है किसके ऊपर, S के ऊपर, ठीक है, ये हो रहा है। ऑल्सो I3 किसके इक्वल है, यहां देखिए I3 किसके इक्वल है, I1 के इक्वल है, और I4 किसके इक्वल है, दोबारा से I2 के इक्वल है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी I1Q इज इक्वल्स टू I2S, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2, ये हमारे क्या आ गई, यहां पे सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करना है, जो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन है वो अब आने वाली सिर्फ एक स्टेप और है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी यहां पे फर्स्ट इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए I1P अपॉन I1Q, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड क्या बचने वाला है, इधर बचने वाला है P अपॉन Q इज इक्वल्स टू I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, R अपॉन S बचेगा। एंड दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन। और हमने क्या कहा था कि S यहां पे कैसा रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। तो S अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां से अननोन रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, अननोन रेजिस्टेंस S विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा RQ अपॉन P, ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पे अननोन रेजिस्टेंस R हो तो क्या हो जाएगा, PS अपॉन Q हो जाएगा, P हो तो क्या हो जाएगा, QR अपॉन S हो जाएगा, और Q हो तो क्या हो जाएगा, Q हो तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, PS अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आई होंगी। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन जो हमने क्या निकाली, लिटरली निकाली। सिमिलरली अब हम इसी बैलेंसिंग कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे किससे, किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है, हमारे नेक्स्ट सेशन में। अब यहां तक अगर आपको कहीं भी ग्राफिक्स से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड या कोई एक्सप्रेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। So thank you very much again for watching this video till the end. लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Have a great day, happy learning, जय हिंद।